Hello friends, I am Ruchi Pandey, science teacher. Welcome to my channel M Study Smart। NCERT से क्लास 9th का हम ये चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कुछ लॉज दिए थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहले हम इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, उनके द्वारा एंटोनी लेवोइश्कर उनके द्वारा दिया गया था। वहीं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो लुईस प्राउस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया, मतलब उन्होंने इसको दिया था। वहीं हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो कहता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो कहता है कि मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब अगर कोई सी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है तो आपका जो मास है ना क्रिएट कर सकते हैं आप, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर वो क्लोज सिस्टम में हो रही है तो जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के तरफ। ये बताया गया था हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। वहीं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम अगर देखें तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या कहते हैं कि एक जो हमारी केमिकल रिएक्शन है या हमारा केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ एक किसी रेशो में मिक्स होंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें ये सिंगल है, इसी के जैसे और कई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और एक पूरा क्या बन जाएगा, ये हमें कंपाउंड की तरह दिखेगा जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, एक जैसे ही होंगे। ठीक है। उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स जो है जहाँ से वो लिया गया है, इनके बजाय वो किस किस पर डिपेंड होंगे, से उनका जो रेशो है वो हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है। जैसे हम H2O की बात करें तो H2O के कितने भी मॉलिक्यूल्स बन जाए, कैसी भी कंडीशन में बने, लेकिन क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिक्स होता है तभी H2O मीन्स वाटर बनता है। इसका रेशो हमेशा सेम रहेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा। हर एक कंडीशंस में जब भी वाटर प्रिपेयर होगा हमेशा ये 2:1 के रेशो में ही बनेंगे। वहीं हम देखते हैं मास वाले में कि अगर जो हमारा C है वो 12 ग्राम है और जो O2 है वो 32 ग्राम अगर हमने लिया है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के मास के सम अप के बराबर ही होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया था। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन लिया गया था और उन्हें 2 अलग अलग लिम्स जो कि H शेप्ड की थी उनमें रखा गया था। अब ट्यूब को सील किया गया और उन्हें अच्छे से नापा गया कि वो कितना, मतलब उनका वज़न है। अब जो दोनों रिएक्टेंट हैं उन्हें एक स्पेस पे क्या किया, रिएक्ट कराया गया इन्वर्टिंग ट्यूब में और उनमें ये इक्वेशन जो है, मतलब जो रिएक्शन है ये हुई, जो हम इक्वेशन के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि AgNO3 और NaCl दोनों एक्वस फॉर्म में थे और जब इन्हें मिक्स किया गया तो AgCl और NaNO3 फॉर्म हुआ। जो पूरा ट्यूब था उसे अनडिस्टर्ब रखा गया कुछ टाइम के लिए। जैसे ही रिएक्शन पूरी कंप्लीट हुई फिर से हमने उसे क्या करा, तोला, इसका वज़न नापा हमने। ओके। तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो हमने पहले वज़न किया था और जो हमने बाद में वज़न किया, दोनों जो वेट है वो एक जैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी
जो मास है वो पूरी रिएक्शन में कभी भी चेंज नहीं होता। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उसके कुछ लिमिटेशन हैं। हर एक चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वैसे भी इसकी भी हैं। ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम अभी देखेंगे कि ये जो लॉ है वो doesn't hold good when the compound is obtained by using different isotopes of combining elements। जब हम दूसरे टाइप्स के कंबाइनिंग एलिमेंट्स में जैसे आइसोटॉप्स हुए, जब इनके बारे में ये रिएक्शन करके देखते हैं या ये चीज़ें उनके ऊपर हम आजमा के देखते हैं प्रिंसिपल्स, तो ये उन्हें पूरी तरीके से हमें सेटिस्फाई नहीं करता। तो आइसोटॉप्स पे जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला जो थ्योरी है वो काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट है हमारी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो इनकी थ्योरी का यूज़ करके डाल्टन ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशंस के, जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने क्या एज्यूम किया कि जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट से बना होता है, मिलकर बना होता है। ओके, तो ये थी डाल्टन की थ्योरी। वहीं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और केमिकल फार्मूला के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले एटम क्या होते हैं, तो एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट्स का, जो कि किस में पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में। और ये या तो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं और या फिर नहीं। आपको क्या लगता है जो एटम्स होते हैं वो किस प्रकार से मूव करते होंगे? हमने जैसे लास्ट में पढ़ा था कि अगर कोई कंपाउंड है तो किसी में क्या होता है कि वो फ्रीली मूव करते हैं, किसी में थोड़े मूव करते हैं और किसी में जैसे जो गैसियस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। तो एटम क्या हो गए, किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई जो कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। वो या तो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कहाँ सॉलिड में नहीं कर पाएंगे और लिक्विड और गैसेस में फ्रीली एग्जिस्ट कर पाएंगे। वहीं मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट, ठीक है, कंपाउंड या एलिमेंट्स मतलब मैटर क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बना एलिमेंट, और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनेगा हमारा मॉलिक्यूल्स, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी कि हर एक एटम एलिमेंट का शो करता है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब पूरा एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर हम उसका छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा एटम भी लेंगे तो वही प्रॉपर्टीज़ वो एटम भी शो करेगा। अब वहीं हम मॉलिक्यूल की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी होगी, उसके मॉलिक्यूल की जैसे ही होगी। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल ऑफ एटम क्या है, उसके अंदर एक ही प्रकार के अलग अलग एटम्स हैं और वो सभी मिलकर क्या बने हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे हम देखते हैं कि आपकी क्लास कौन सी है, 9th। अब अगर 9th क्लास के सब एक जैसे सारे बॉयज़ हैं या एक जैसी सारी गर्ल्स हैं तो क्या बनेगा, ये एक क्लास बनेगी 9th क्लास। लेकिन अगर उस क्लास में 9th के बच्चे भी हैं, 8th के बच्चे भी हैं, 7th के भी हैं, मीन्स हर एक क्लास के कुछ कुछ बच्चे हैं, तो वो क्या बनाएगा, तो वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब एक ही क्लास के सारे बच्चे हों, मीन्स 9th क्लास के सारे बच्चे हों, फिर वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, लेकिन वो सब काई के हैं, 9th के हैं, तो क्या बना रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब ये तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, वहीं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो जॉइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि क्या होता है, हाउस डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे स्कूल में। तो क्या होता है, हाउस डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक क्लास से एक इक्वल रेशो में बच्चे किसी एक हाउस को दिए जाते हैं, वही इक्वल रेशो में दूसरे हाउस को दिए जाते हैं। तो जो हमारा हाउस क्रिएट हो रहा है अलग अलग
क्लास के बच्चों को मिक्स करके उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारी एटॉमिसिटी। तो जो नंबर ऑफ अमाउंट्स है किसी भी एक मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटॉम है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। जैसे ओजोन में 3 ऑक्सीजन है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, कितनी ऑक्सीजन है, 3, तो एटॉमिसिटी 3। वहीं यहाँ फॉस्फोरस देखते हैं P4, तो इसमें कितने हैं, P4 यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से सारी चीज़ें भी होती कि जितना उसमें एटम्स होंगे उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी हो जाएगी। एटॉमिसिटी पे डिपेंड करके, बेस्ड करके मॉलिक्यूल्स को 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल आइटम्स होते हैं तो उन्हें हम मोनोएटॉमिक कहेंगे। तो इनमें सारी नोबल गैसेस आ जाएंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी इसमें आ जाएंगी। वहीं डायएटॉमिक देखेंगे तो ये हमेशा 2 एटम साथ में रहते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2, यहाँ पे भी 2 है, CO, एक C का एक O का, कितने हो गए 2, HCl, एक H का एक Cl का 2 हो गए, कितने हो गए 2, तो ये डायटोमिक में आते हैं। उसी प्रकार ट्राइएटॉमिक होती है जिसमें 3 एटम्स देखने को मिलते हैं। अब बात आती है सिंबल्स की। तो कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर जिसके थ्रू हम उस पूरे जो एलिमेंट है उसको नाम दे सके, जैसे आपकी क्लास में भी आपने हर एक बच्चे को कोई ना कोई नाम तो दिया होगा कि जब हमें पूरा नाम ना बोलना पड़े या कोई भी ऐसी सिचुएशन में जब हम उसका नाम नहीं बोल सकते तो हम उसका जो निकनेम हम रखा है वो हम यूज़ करते हैं। वैसे ही जितने भी एलिमेंट हैं इनके भी कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं। जब 2 और ज़्यादा एलिमेंट्स सेम इनिशियल लेटर हो जाते हैं, मतलब जनरली तो क्या करते हैं, सबका जो फर्स्ट लेटर है वो यूज़ करते हैं सिंबल की तरह। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे हो गए तो जैसे बैरियम बिस्मुथ दोनों बी से ही होते हैं तो फिर क्या किया जाता है, फर्स्ट लेटर के साथ साथ सेकंड लेटर भी यूज़ किया जाता है और उसका क्या बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं। जैसे सोडियम का और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम उनके सिंबल्स जो है वो उनके लैटिन नेम से लेते हैं। जैसे सोडियम का नाइट्रियम होता है लैटिन नेम, इसलिए उसका सिंबल Na है। जैसे कॉपर का Cu क्यों है, क्योंकि उसका लैटिन नेम क्या है, कुप्रुम। वैसे ही आयरन का फेरम है इसलिए Fe, मर्क्यूरी का हाइड्रोग्रियम है इसलिए Hg। तो इस प्रकार से हमने उनके लैटिन नेम से भी उनके सिंबल्स बनाए हैं। अब आती है बारी आयन, कैटायन और एनायन की। तो ऐसा आयन जिसपे जो कि क्या हो, चार्ज्ड पार्टिकल हो, ठीक है, और वो कैसे बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन, या तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। जितने होने चाहिए उसमें, मतलब उसकी जो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से उसने या तो एक लूज़ कर दिया है या एक गेन कर लिया है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एनायन। अब आयन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। अब कैटायन कब होगा, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तब वो क्या बनेगा, कैटायन बन जाएगा। लेकिन वहीं उसने जब एक आयन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो वो क्या बन जाएगा, एनायन। ओके। जैसे पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं चार्ज, ठीक है, जैसे अमोनियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, इन पे ऑलवेज क्या होता है, एक चार्ज होता है। वहीं बात करते हैं हम वैलेंसी की, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम में जिसे वो लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है या उसे शेयर करके कोई बॉन्ड बना सकता है। मतलब उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो क्या कर ले, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी को दे दे, या किसी और से उतने इलेक्ट्रॉन्स ले ले जितनी उसकी ज़रूरत है, या शेयर कर ले कि चलो आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार से शेयरिंग भी करते हैं। तो इन सभी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। या तो हम इसे बोल सकते हैं, वैलेंसी को इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एटम की, एलिमेंट के एटम की। नेक्स्ट है हमारा केमिकल फॉर्मूला।
तो केमिकल फार्मूला लिखते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और केमिकल फार्मूला लिखते वक्त हम क्रिस क्रॉस रूल का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का तो हमने लिख लिया Al और O। अब हर एक सिंबल के पास हमें क्या लिखना है, उसकी वैलेंस वैल्यू लिखना है। जिससे Al की 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ को स्विच कर देंगे। तो जो 2O के पास था वो कहाँ चले जाएगा, Al के बेस में, और Al का जो 3+ था वो कहाँ चले जाएगा, ऑक्सीजन के बेस में। और इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अब जब दोनों के पास 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, दोनों हट जाएंगे और हम उन्हें डायरेक्ट लिख लेंगे। जब हमारे पास, जब दोनों के क्या हो, न्यूमेरिकली इक्वल हो वैलेंसीज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको हटा के डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे Ca के पास 2 था पॉजिटिव में, वहीं ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव था, तो हमने इन दोनों को क्या करा, लिखा नहीं और डायरेक्ट CaO लिख दिया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है और आपके फैमिली या फ्रेंड्स के लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।